हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। तो आज मैं लाया हूँ क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बेहतरीन वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कैसे बनती हैं। जब चार्ज का एक्सीलरेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ईएम वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। अब बात करते हैं क्या चीज़ प्रोपोगेट करती है। प्रोपोगेशन होता किस चीज़ का है, व्हाट इज़ प्रोपोगेटिंग। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो प्रोपोगेट करते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन से ईएम वेव्स चलती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। और इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना होता है, ज़ीरो होता है। मतलब फाई जो होता है वो ज़ीरो होता है दोनों का। और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इन्हें ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। चलिए जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आया। उससे पहले जान लेते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अलोंग एनी क्लोज लूप प्रोपोर्शनल होता था करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ये रहा उसका एक्सप्रेशन। इसमें जो ये करंट था वो करंट था कंडक्शन करंट, जिसकी वैल्यू थी I=dq/dt। लेकिन ये एम्पियर सर्किटल लॉ पूरी तरह सही नहीं था, इसलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो मैक्सवेल ने इसकी मॉडिफिकेशन करी। तो हम पहले जान लेते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम थी इस लॉ में। इस डायग्राम में देख रहे हैं दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं और एक C1 रीजन है आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स और C2 बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो जब C1 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया तो इसके लिए एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट I का। और यही एक्सप्रेशन C2 बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स के लिए लगाया तो एक्सप्रेशन आया B.dl=0। लेकिन जब ओवरऑल एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया तो इन दोनों की वैल्यू सेम आई। तो इससे पता लगा कि ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस लॉ। तो आइए देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे मॉडिफाई किया गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करने से पहले देखते हैं फैराडेज लॉ को। फैराडे लॉ क्या कहता था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस क्या करता है, ईएमएफ को, जो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, पी की वजह से। तो मैक्सवेल ने कहा कि क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसी न किसी करंट के साथ होती है। तो उस करंट को नाम दिया मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम जान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट है जो कंडक्शन करंट के साथ आया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ। और इसका एक्सप्रेशन है ID, इसे ID से डिनोट करते हैं, और इसका एक्सप्रेशन है ε0 d∅e/dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रहा इसका एक्सप्रेशन। तो डिटेल में जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट को, जिसका एक्सप्रेशन है ID=ε0 d∅e/dt। इसमें φe क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू होती है EA, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और ε0 होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो टोटल करंट कितना पास हुआ लूप से, टोटल करंट I कितना पास हुआ, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट IC प्लस ID। तो अब जान लेते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये रहा मॉडिफिकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ में। इसका एक्सप्रेशन आया क्लोज इंटीग्रल B.dl = μ0 IC प्लस ID, और ID की वैल्यू है ε0 d। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं हम डायग्राम से। जो आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स है वो है C1 और बिटवीन कैपेसिटर प्लेट है वो है C2 रीजन। तो आउटसाइड कैपेसिटर प्लेट में होता है कंडक्शन करंट और बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स इक्वल होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट, आई सी इक्वल टू आई डी। तो कंडक्टिंग मीडियम में आई सी बड़ा होगा आई डी से, और इंसुलेटिंग मीडियम में आई डी बड़ा होगा आई सी से। अब हम बात करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस की। मैक्सवेल ने 4 फंडामेंटल इक्वेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। तो सबसे पहली इक्वेशन थी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विच स्टेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस जिसका एरिया ए है वो 1/ε0 टाइम्स होती थी करंट इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल होता था क्यू इन अपॉन ε0। क्यू इन क्या था? चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। और दूसरी इक्वेशन थी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये स्टेट करती थी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज लूप में हमेशा ज़ीरो होता था। इसकी इसी प्रॉपर्टी से हमने कहा कि मैग्नेट में सिंगल पोल्स नहीं होते, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मैग्नेट। मैक्सवेल ने अपनी तीसरी इक्वेशन में बात की फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या स्टेट करती थी? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था किसी भी क्लोज सर्किट में वो इक्वल होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और दूसरी इक्वेशन दी इन्होंने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, जिसे तो आप सब जानते ही हैं, जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी लूप में इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट क्या था? आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट होता है बी इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई जेड और बी जेड और ई वाई इसलिए लिया गया क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये साइन के बाद जो माइनस ओमेगा टी है ये शो करता है कि ये दोनों सेम फेज में हैं, और के एक्स के बाद जो साइन है वो डिसाइड करता है कि वेव का प्रोपोगेशन कैसा होगा। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो वेव प्रोपोगेट होगी माइनस एक्स डायरेक्शन में, अगर ये साइन नेगेटिव है तो वेव प्रोपोगेट होगी प्लस एक्स डायरेक्शन में। नाउ वी विल सी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है? तो ई अपॉन बी इक्वल टू कितना, इक्वल टू क्या होता है? सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। देयरफॉर ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये इनका क्या है? पीक वैल्यू का रेशियो सी के इक्वल होगा। और ई नॉट बी नॉट क्या होते हैं? एम्पलीट्यूड्स होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ई नॉट अपॉन बी नॉट को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड रेशियो। मैक्सवेल में और बताया कि सी किसके इक्वल होता है? 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस क्या होती है? म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। और जब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हेयर वी डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव किसकी होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है म्यू ई क्या है? एनर्जी डेंसिटी 1/ε0 ई स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड में म्यू बी जो इक्वल होती है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। जब एवरेज निकालेंगे तो हम इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की जगह आरएमएस वैल्यू रखेंगे। तो आरएमएस वैल्यू किसके इक्वल होती है? ई आरएमएस होती है ई नॉट अपॉन √2 और बी आरएमएस बी नॉट अपॉन √2। जब ये वैल्यू इनके एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। एवरेज एनर्जी डेंसिटी में म्यू बी इक्वल होता है म्यू ई। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है म्यू ई प्लस म्यू बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी में अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा उसकी एनर्जी डेंसिटी और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट, या फिर ERMS वैल्यू का स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट के साथ और उसकी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसका फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी
और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट c से, या फिर उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर c के साथ, और उसके साथ आएगा परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी कैरी करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मोमेंटम भी होगा इन EM वेव्स का। तो EM वेव्स के मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय c स्पीड ऑफ लाइट। U क्या है, टोटल एनर्जी जो आई है E इक्वल टू hc अपॉन लेमडा से, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये रहा मोमेंटम EM वेव्स का। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी है EM वेव्स डिफ्लेक्टेड नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और जब भी वेव प्रोपोगेट करेगी किसी मीडियम में तो इनकी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होगी। और ये प्रॉपर्टी शो करती हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का। अब हम आ गए हैं EM वेव्स के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है EM वेव्स का अकॉर्डिंग टू इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी से। तो अब हम बात करते हैं इन्हें याद कैसे रखें। बिल्कुल सीरियल वाइज याद करेंगे, बहुत ही शॉर्ट और इजी निमोनिक से, जो कि आपको मेमोरेबल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी यूजफुल एक्सरे गन। R से क्या होगा, रेडियो वेव्स। M से क्या होगा, माइक्रोवेव्स। I से क्या होगा, इंफ्रारेड वेव्स। V से क्या होगा, विजिबल लाइट। U से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट। और X से क्या होगा, एक्सरेज। और G से क्या होगा, गामा रेज। तो इनका ऑर्डर जो है वो है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में और डिक्रीजिंग वेवलेंथ में, तभी तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो ये रहा इनका अरेंजमेंट। अब हम सारी EM वेव्स को डिटेल में पढ़ेंगे उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, जैसे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अरेंजमेंट में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो रेंज होती है वो होती है 600 मीटर से 0.1 मीटर, मतलब ज़्यादा से कम। तो इसीलिए इनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहते हैं इन्हें, और इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है। और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 500 किलोहर्ट्ज़ से 1000 किलोहर्ट्ज़, कम से ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। और रेडियो का सोर्स होता है एक्सीलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स। इनको डिस्कवर किया था मार्कोनी ने। और रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिफ्लेक्शन की और डिफ्रैक्शन की। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के यूजेस हैं, पहला यूज़ इनका ये है इन रेडियो, टेलीविज़न और कम्युनिकेशन सिस्टम में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। और दूसरा यूज़ होता है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो स्टडी होती है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की दूसरी वेव का, जो है माइक्रोवेव। डिक्रीजिंग वेवलेंथ की अरेंजमेंट पे ही हम बात करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वेवलेंथ रेंज होती है 0.3 मीटर से 10⁻³ मीटर। रेडियो वेव्स के बाद इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻9 हर्ट्ज से 10⁻12 हर्ट्ज। रेडियो माइक्रोवेव्स का सोर्स होता है ऑसिलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लाइस्ट्रॉन्स। करंट के ऑसिलेशन से ये प्रोड्यूस होती है। माइक्रोवेव की डिस्कवरी की है मार्कोनी ने। नाउ वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ है रडार सिस्टम में, ताकि एयरक्राफ्ट का नेविगेशन हो सके। इनका दूसरा यूज़ है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तीसरा यूज़ है माइक्रोवेव अवन्स। माइक्रोवेव अवन में भी माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तीसरी वेव को, जो है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जो प्रेजेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स में, वो एब्जॉर्व कर लेती है इंफ्रारेड वेव्स को, और इनकी वजह से इनका थर्मल मोशन बढ़ जाता है और ये हीटअप हो जाती हैं और अपनी सराउंडिंग्स को भी हीट कर देती हैं। इनकी वेवलेंथ रेंज होती है 5 × 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर तक। इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻11 हर्ट्ज से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इंफ्रारेड वेव्स का सोर्स होता है हॉट बॉडीज़ और मॉलिक्यूल्स। इंफ्रारेड वेव्स की डिस्कवरी की है विलियम हर्शेल ने। इंफ्रारेड वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं हीटिंग इफेक्ट और रिफ्लेक्शन वगैरह। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स के क्या क्या यूजेस हैं। पहला यूज़ होता है रिमोट कंट्रोल में, टीवी के रिमोट में। दूसरा यूज़ होता है ग्रीन हाउस में, जिससे प्लांट्स को वार्म किया जाता है।
तीसरा यूज़ है इनका हेज़ फोटोग्राफी में, जो मतलब धुंधली जगहों पे किया जाता है, फॉग और मिस्ट में। चौथा यूज़ है इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने में, किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पता करने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में अब हम बात करते हैं चौथी वेव का, जो है विजिबल लाइट, जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन होता है, जो हमारी ह्यूमन रेटिना को सेंसिटिव होता है। तो इसकी वेवलेंथ रेंज होती है इसकी 8 × 10⁻⁷ मीटर टू 4 × 10⁻⁷ मीटर, और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज़ टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज़। विजुअल लाइट का सोर्स होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में एमिट करता है लाइट, जब वो ट्रैवल करेगा एक एनर्जी लेवल से अपनी लोअर एनर्जी लेवल में, ये सोर्स होता है। अब बात करते हैं इनकी यूजेस ऑफ विजिबल लाइट। ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, जैसे हम देख सकते हैं। और इसकी दूसरा यूज़ है, ये कॉज करता है केमिकल रिएक्शंस को। तो ये थी विजिबल लाइट की इन्फॉर्मेशन। ईएम वेव्स में वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब हम बात करते हैं फिफ्थ वेव की, जो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जैसा कि आपने सबने पढ़ा ही होगा, जो सन से आती हैं। तो इनकी वेवलेंथ रेंज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ रेंज होती है 3.5 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 1.5 × 10⁻⁷ मीटर तक, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻16 हर्ट्ज़ से 10⁻17 हर्ट्ज़। अब बात करते हैं सोर्स क्या होता है अल्ट्रावायलेट रेज का। सोर्स होता है हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का वन एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पर ट्रांसफ़र होता है। इसकी डिस्कवरी की है रिटर ने। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज: आयोनाइजेशन, टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन से सारा वाटर जो निकाल लेते हैं उससे टैनिंग कहते हैं। लार्ज क्वांटिटी में यूवी रेज हार्मफुल हैं, लेकिन ज़्यादातर यूवी रेज को कौन ऑब्जर्व करता है? ओजोन लेयर। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ यूवी रेज। पहला यूज़ है फूड के प्रिजर्वेशन में। इसका दूसरा यूज़ है स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स, जो राइटिंग्स दिखाई नहीं देते उनकी स्टडीज़ होती है ये अल्ट्रावायलेट रेज डाल के। तीसरा यूज़ है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में अब हम बात करेंगे नंबर 6, जो कि हैं एक्स रेज। इनकी फ्रीक्वेंसी जस्ट शॉर्ट होती है गामा रेज से। वेवलेंथ रेंज क्या होती है इनकी? 100 एंगस्ट्रॉम से 0.1 एंगस्ट्रॉम तक, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻20 हर्ट्ज तक। सोर्स क्या है? गामा एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुई? जब कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन सडन डीएसिलरेट हो जाता है, जब कोई मेटल टारगेट से हिट करता है वो, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। अब डिस्कवरी किसने की? इनकी डिस्कवरी की है रॉन्टजन ने। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करती हैं। इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है यूवी रेज से। अब इसकी यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ एक्स रेज। इसका पहला यूज़ है मेडिकल डायग्नोसिस में, क्योंकि ये फ्लैश से पास हो जाती हैं, बोन से पास नहीं होती। इसका दूसरा यूज़ है इंजीनियरिंग में, क्या डिटेक्ट करने के लिए? फॉल्ट्स, क्रैक्स और होल्स डिटेक्ट करने के लिए मेटल के प्रोडक्ट्स में। और तीसरा यूज़ है इनका टू डिटेक्शन में, जो डिटेक्ट करते हैं एक्सप्लोसिव्स, डायमंड, गोल्ड और एक्सेट्रा। चौथा यूज़ है रेडियोथेरेपी, जिसके द्वारा मैलिग्नेंट स्किन डिसीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में हम बात करते हैं नंबर 7, जो कि हैं गामा रेज। गामा रेज होती हैं जिनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और वेवलेंथ बहुत छोटी है। इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक, और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10⁻18 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज। हाईएस्ट एनर्जी वाली रेज होती हैं ये। गामा रेज का सोर्स क्या है? गामा रेज का सोर्स है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियाई। जब कोई न्यूक्लियर डिके हो जाता है, जिससे रेज निकलती हैं, वो होती हैं गामा रेज। कोबाल्ट 60 जो प्योर होता है गामा रेज, कोबाल्ट 60 प्योर गामा रेज सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेज। आयोनाइजेशन शो करती हैं ये,
डिफ्रैक्शन शो करती हैं और हायर पेनिट्रेटिंग पावर, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई होती है, बहुत अंदर तक जा सकती हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इनकी डिस्कवरी की है हेनरी बैकरेल में। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ गामा रेस। गामा रेस के क्या क्या यूजेस हैं। पहला यूज़ होता है रेडियोथेरेपी में, किसके ट्रीटमेंट के, मैलिग्नेंट ट्यूमर की ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत हाई होती है। दूसरा इनका मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, इथीन से पॉलीथीन बनाने में गामा रेस का यूज़ होता है। और तीसरा यूज़ है स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नॉलेज एवरीडे को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।